नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं है और जब हम खुद से नहीं जुड़ पाते तो कई तरह की चिंताएं, तनाव और एंजाइटी हमें घेरने लगती है और इन्हीं कारणों से हमारे शरीर में कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और इन्हीं बीमारियों से बचाव के लिए एंजाइटी से बचना बेहद ज़रूरी है। और एंजाइटी से बचने के लिए एक चर्चा बेहद ज़रूरी है जो कि होती है डॉक्टर के साथ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर से पूछो में हम चर्चा करेंगे एंजाइटी पर। एंजाइटी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एमबीबीएस और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है एंजाइटी है, क्योंकि आजकल हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं होता है और कहीं ना कहीं हम एंजाइटी से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एंजाइटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान दीजिए। एंजाइटी, जिसको साइकेट्री के लैंग्वेज में हम पहचानते हैं या आम लोग भी जानते हैं, जब किसी के बोलचाल में दिक्कत आने लगती है, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता है, घबराता है, किसी भी नए काम को लेने में घबराता है, नई जगह पर जाने में घबराता है, किसी भी एज या उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार जो नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल काम वो कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति वो काम नहीं कर पाता है तो इसको एंजाइटी कहते हैं। लेकिन हमें ना इसके आयाम को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है कि सिर्फ साइकेट्री के लैंग्वेज में जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, उससे अधिक माइल्ड एंजाइटी हम कह सकते हैं, वो बहुत कॉमन है। बहुत लोगों के मन में, अब जैसे बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं होता, अगर 10 लोगों के सामने बोलना हो तो घबराने लगते हैं। बहुत लोग लैंग्वेज की वजह से कंफर्टेबल नहीं रहते। अगर कहीं पर हिंदी या इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश बोलने वाले हिंदी की जगह बोलने में संकोचाते हैं, हिंदी बोलने वाले इंग्लिश जगह पे संकोचाते हैं कि पता नहीं मैं सही बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ। अगर आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है, अगर बोलने की आवश्यकता है, अगर वहाँ पर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो पड़ी हैं, तो हमें बस बोलना चाहिए। लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत बात का आयाम है। याद कीजिए उन दिनों को जब जब मूवीज़ में आवाज़ नहीं थी। आज हम जो भी फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, डब फिल्में, पहले तो मूक फिल्में आया करती थी, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग समझ में आती थी और उसको जिन लोगों को याद हो उसको भी लोग बहुत एंजॉय करते थे। ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरटेनमेंट कम था। हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन हो जाता है, हमारे हाव भाव से कम्युनिकेशन हो जाता है। हम किस तरह से देख रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे हाथ का एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं बैठा हूँ तो मैं रिलैक्स हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं हिल डुल रहा हूँ, अननेसेसरी का मेरे हाथ या पैर या सिर हिल रहा है, तो यह भी एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। हमें एंजाइटी को वास्तव में ठीक से समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या इसके अंदर आता है। बहुत लोगों को माइल्ड एंजाइटी होगी, लेकिन क्योंकि वो काम चलता रहता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन में हमें ये बात जानने की ज़रूरत है, हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग का महत्व है। हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, पहले माइंड के लेवल पे आती है। अगर हम माइंड के लेवल पे ही फीलिंग्स को, इमोशंस को पहचान लेंगे तो हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो अगर आप किसी ने आपको एंजाइटी आज तक नहीं बताया हो, तो भी अपने आप से सवाल करना है, क्या मेरे भीतर किसी बात को लेकर एंजाइटी है? क्या कभी ऐसा होता है जब बिना ज़रूरी के भी मैं ना कहता हूँ, कहती हूँ? अगर कहीं पर आप नहीं बोलते हैं खुद से, अपनी तरफ से, तो हो सकता है वहाँ पे एंजाइटी हो। सोशल एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, एंजाइटी के कई फॉर्म हो सकते हैं। एंजाइटी जब साइकेट्रिस्ट लेवल लगाए सिर्फ उसी एंजाइटी, वो क्लिनिकल एंजाइटी है वो उसे। अब वहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए साइकेट्रिस्ट कहते हैं। वैसे इस शो में हम हर तरह की कंडीशन को बिना दवाओं ठीक करने की बात करते हैं। एंजाइटी किसी भी लेवल का हो,
माइल्ड लेवल का हो, सब क्लिनिकल लेवल, अभी डॉक्टर तक पहुंचने की जो नौबत नहीं आ पड़ी है, या क्लिनिकल एंजाइटी अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम उसको समझकर उसको ठीक कर सकते हैं। एंजाइटी ये है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि एंजाइटी के लेवल्स होते हैं, माइल्ड और सीरियस एंजाइटी, तो इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें? क्या लक्षण होते हैं कि यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हमें डरना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाने के लिए तो इस प्लेटफॉर्म पर हम कभी भी सलाह नहीं देते हैं, जी। लेकिन हाँ, हमें अपने आप का केयर करना चाहिए। माइल्ड तब है जब कोई दूसरा कोई नहीं पकड़ पा रहा है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जी। कॉलेज टाइम में अगर कभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर से कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन है और मुझे पूछने जाना है, तो मुझे भी कंफर्टेबल नहीं होता था। और इस बात, और खासकर इस बात को लेकर कि क्या मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी बात उन तक कन्वे कर पाऊंगा। वैसे टाइम के साथ वो मैंने अपने आप को ही अपने आप पे काम किया और धीरे धीरे वो काफ़ी कम होता चला गया। जब हमें पता चलती है कि हाँ, कहीं पर कुछ तो मेरे भीतर कुछ गड़बड़ है, दूसरों को भी पता नहीं चल रहा, वो माइल्ड फॉर्म एंजाइटी है। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा जानने वाला है तो वो पकड़ लेगा, लेकिन नॉर्मल पता नहीं चलती है, तब वो माइल्ड एंजाइटी। और जब अब आपका काम भी हैम्पर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जो भी काम करना है आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मॉडरेट फॉर्म है। और सीवियर फॉर्म में तो अब आपको जाना मजबूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर आप अपने लाइफ में लाचार हो जाते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे 3 ग्रेड आते हैं। चाहे माइल्ड फॉर्म ऑफ एंजाइटी हो या सीवियर फॉर्म एंजाइटी हो, सभी कंडीशन को हम खुद से अपने द्वारा अपने आप पर काम करके हील कर सकते हैं। वो इस प्लेटफॉर्म की सबसे मुख्य बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। हमें अपने पे काम कैसे करना है। 5 कोश की हम यहाँ बात करते हैं, और उन 5 कोश में भी मुख्य रूप से 2 कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो प्राण ऊर्जा पर और अपने मन पर, प्राण ऊर्जा पर और अपने मन पर, ये 2 आयाम हम अगर ठीक से समझें तो माइल्ड फॉर्म ऑफ एंजाइटी को भी हम क्योर कर लें। इंतजार नहीं करें कि कोई बोलेगा कि डॉक्टर को दिखाओ, या जहाँ अभी तो लाइफ तो चल ही रही है, ठीक ठाक है। हमें अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। अपने नॉर्मल काम के अलावा भी अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो हम दुनिया का बेहतर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अध्यात्म में हम कहते हैं हम धरती पर अनुभव लेने आते हैं। तो सिर्फ ज़िंदगी को जीना, जिसको मैं ज़िंदगी काटना कहता हूँ, सिर्फ ज़िंदगी काटना महत्वपूर्ण नहीं है। धरती पर हमें अधिक से अधिक अनुभव लेना चाहिए, और अनुभव होशपूर्वक, जो हमें बाय फोर्स करना पड़ रहा है। उसके अलावा भी हम अपने आप को एक्टिवली, हम अपने आप को दूसरे फील्ड में एक्सपैंड करें। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आप खाली बैठे टाइम में करना पसंद करते हैं, उसको एक्टिवली किया करें। अपने पैशन को परस्यू करें। हॉबीज़, पैशन अपने प्रोफेशन के साथ साथ, प्रोफेशन यानी कि जो पैसा कमाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए जो हमें करना पड़ता है, जो हमारी मजबूरी होती है, जहाँ हमें बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, वो प्रोफेशन है। हॉबीज़ और पैशन भी हमें, हाँ, वो बहुत लोगों के लिए आइडियल, वैसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हम अपने आप पे काम नहीं करते। जब हमारी हॉबीज़, हमारा पैशन ही हमारा प्रोफेशन हो। जब आपका जब ऑफिस का समय ख़त्म होता है, अगर उस टाइम पर अगर आप भागने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, टाइम हो गया, तो संभावना है कि आप अपने पैशन को आपने अपना प्रोफेशन बना लिया है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम हुआ, अब तो जल्दी 5 बजेगा या 6 बजेगा, अब तो निकलना है, तो आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। एंजाइटी मजबूरी में काम करेंगे तो ज़्यादा रहती है। हॉबीज़ और पैशन को परस्यू करेंगे, उसे अपना प्रोफेशन बना के रहेंगे, तो एंजाइटी रिलेटिवली कम रहती है, लेकिन तब भी होती है। तब माइल्ड फॉर्म ऑफ एंजाइटी, कहीं नई जगह पे जाना है, कोई नया काम करना है, अगर हम कहीं भी हिचकिचाहट हो, तो हो सकता है हमारे भीतर एंजाइटी है। एंजाइटी बहुत कॉमन है। एंजाइटी एक अनहेल्दी इमोशन है। कई सारे अनहेल्दी इमोशंस हैं। फियर, डर, भविष्य के एपिसोड्स में हम फियर पर चिंतन करेंगे।
हम एंगर पे चिंतन करेंगे। आज हम एंजाइटी पर बात करने वाले हैं। एंजाइटी को तो पहले पहचान लें हम कि मेरे भीतर एंजाइटी है। अगर हम पहचानेंगे ही नहीं फिर तो नहीं हो पाएगा। पहचानने के बाद फिर सोचना शुरू करना है कि कैसे हम प्राण पर काम करें, कैसे हम मन पर काम करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, एंजाइटी के जो फॉर्म्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मॉडरेट और फिर सीवियर। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जब हम काम कर रहे हैं तो जब भी, जैसे आपने बताया कि हम ऑफिस में हैं और हमें घर जाने की जल्दी है, जैसे हम काउंट कर रहे हैं कि अब 5 बजे का 6 बजे का टाइम हो जाएगा, पंच करेंगे और घर जाएंगे, तो हमें फिर वहाँ पर ज़्यादा एंजाइटी रहती है। और वो रीज़न ये होता है कि हम अपने जो पैशन है उसको परस्यू नहीं कर रहे। तो आज के टाइम पर एक ये मैसेज मैं आपका समझ सकती हूँ कि जब भी हम कोई भी प्रोफेशन चुने, कोई भी फील्ड चुने, जब भी हम काम करने जा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा पैशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, जिससे कि हमें एंजाइटी ना हो। एंजाइटी होगी वहाँ पर भी माइल्ड होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मैनेज करना होता है, तो वहाँ पर भी हमें एंजाइटी होती है। लेकिन फिर हम वहाँ दिल लगाकर जब काम करते हैं तो वो भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज आपने अभी तक जो बताया, आपने एंजाइटी के फॉर्म्स के बारे में बताया और इसके साथ ही आपने ये भी बताया कि हमें एंजाइटी हमारी किस लेवल की है, हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ ही अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो एंजाइटी है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको तो वैसे भी पब्लिक में जाना पसंद नहीं होता, वो अपने में रहना चाहते हैं। तो वो किस तरह से अपने आप को, अपने इमोशंस को डेवलप करें कि उनको पब्लिक में जाने में प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि जो लोग पब्लिक में रहना पसंद करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो है वो टेंडेंसी है कि हम तुरंत लोगों से बात करना पसंद करते हैं, हम अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट को अगर जरूरत पड़े और उसे माइक पर बोलना है तो बोल नहीं पाए। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी को दिखाता है, ये नहीं कि काबिलियत नहीं है। अगर बोलने का मौका मिले तो अगर अपना नाम बोलना है, बहुत सारे ऐसे ओकेजन होंगे जब पूछा जाए स्टेज पे कि अपना नाम बताओ, तो अगर आप अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं जी, तो वो ये इंट्रोवर्ट की बात नहीं है, वहाँ एंजाइटी, वहाँ पे एंजाइटी है जी। आपके भीतर वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस बात को, कई लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं और आप उसमें नॉर्मल रह पाए जी। लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, वो खड़े रहना उनको फिर देते हैं पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो जी, जी। तो मैं आज की जो हम इसका इलाज समझने वाले हैं जी, उसमें हम समझेंगे ये पानी कैसे हेल्प करता है जी। क्या बात है पानी में? हाँ, क्योंकि कभी भी अगर कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, हर सिचुएशन में हम पानी ऑफर करते हैं कि आप पानी पीजिए। तो डॉक्टर साहब इस पर आएंगे पहले, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम एनर्जी पॉइंट्स के थ्रू एंजाइटी को कैसे कम करें, एंजाइटी पर कैसे काम करें? एनर्जी पॉइंट्स से भी काफ़ी बात की बातें हैं। पहले हम एंजाइटी में ही हम थोड़ा ये समझें कि देखिए, पहले तो हम इस बात को ऐसे लें कि अगर किसी को एंजाइटी है तो इसके लिए वो गिल्ट बहुत फील ना करे कि अरे मेरे भीतर ये कमी है। अरे जब कमी है तो हम उस पर काम करके उसको दूर कर सकते हैं ना। बिल्कुल। कमी रहना से कोई दिक्कत नहीं है, उस कमी के लिए काम नहीं करना गड़बड़ है। दोस्तों इस बात को समझिएगा, बहुत बारीक बात है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बात की जानकारी नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम की बात है। आपको पता चल गया क्या मेरे भीतर ये कमियां हैं, इट्स ओके। कमी होने से दिक्कत हो जाती नहीं है। अब बहुत लोगों को बहुत कुछ संसाधन नहीं मिले हैं, रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, इट्स ओके। लेकिन जब एक बात आपको पता चल गई कि आपके भीतर ऐसा है, अगर उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर तो ये लैक ऑफ सेल्फ केयर है। आप अपना ध्यान रखना नहीं जानते, आप अपने आप को बेहतर, जिंदगी आप नहीं जी रहे, आप जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काटने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए, थ्राइव करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, मुस्कुराने के लिए है। जो हमारा पोटेंशियल है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जीने के लिए है, पीक पोटेंशियल। स्वस्थ शब्द जो है स्वयं में स्थित होना,
तो सिर्फ ये नहीं है कि आपका सब ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आए, बीपी नॉर्मल आए, आप जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप कर पाएं। आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका वर्क भी अपर स्केल पे, हाई स्केल पे रहेगा। एंजाइटी अगर है तो परेशान ना हो, लेकिन उसको ऐसे भी ना छोड़ दें। अपने इमोशंस के प्रति, अपने फीलिंग्स के प्रति सजग बने और उस पर काम करें। ध्यान हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और ध्यान से अगर हम अपना रहे हो तो हमें यह भी पता चलेगा कि मेरे भीतर क्या है और क्या नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। जो नहीं कर सकते हैं उसको करने के लिए अपने आप को वैसा ट्रेन करें। टाइम लें। कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत होती है, आप 1 साल का टाइम देकर अपने आप को करें कि हाँ 1 साल में मैं अपने आप को ऐसा बना पाऊंगा। अब कोई इंग्लिश पढ़ने वाले हिंदी बुक्स नहीं पढ़ पाते, भारत देश में होकर, नॉर्थ इंडिया में होकर अगर आप हिंदी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो फिर ये एक थोड़ी सी विचित्र बात है। कई जगह पर हिंदी में नोटिफिकेशन होता है या हिंदी लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अगर आप बेसिक चीज़ें भी अगर ठीक से कंफर्टेबली कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ तो ये अच्छी बात नहीं है। कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज हमारी सोसाइटी में आसपास है वो तो हमें आनी चाहिए। हम दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों तो बेसिक भाषा है, इसीलिए हमें 10वीं तक तो सभी बच्चों को वो पढ़ना ही पड़ता है। अब लेकिन अब एग्ज़ाम में हम मार्क्स के हिसाब से पढ़ते हैं कि बस पास कर जाएं हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि बस इंग्लिश में पास कर जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं कि हिंदी में पास कर जाएं। वैसा नहीं है। सिर्फ पास करने के लिए आप ना पढ़ें। सोसाइटी में जो कहीं पर भी काम करना हो वो बेहतर ढंग से हो पाए, वो मजबूरी में नहीं कि कहीं पर कहीं जाना है, आप हिंदी नहीं बोल सकते इसलिए जा नहीं सकते। कहीं पर आप टेलीफोन, आपका मोबाइल फ़ोन गड़बड़ हुआ है, बिजली गड़बड़ हुई है, पानी गड़बड़ हुआ है, उसके लिए आपको किसी से बात करना है, प्लम्बर से, किसी सर्विस के प्रोवाइड करने वाले से, और आप लैंग्वेज की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो एंजाइटी है, कोई बात नहीं, आप पहचान लिया आपने, गिल्ट भाव ना रखें। बस हाँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, इस दृष्टिकोण से बिना परेशान हुए, बिना गिल्ट रखे उस पर हम काम करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ध्यान, आध्यात्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, और एंजाइटी में भी कई बार बोला जाता है, माना भी जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, 3-4 बार गहरी सांस लेते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और जब हम बात कर रहे हैं ध्यान की, आनापानसति ध्यान की, तो वहाँ पर तो हमें सांस ही लेनी है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। तो ये एंजाइटी में किस तरह से हेल्प कर सकता है, इस पर ज़रा व्याख्यान दीजिए। ध्यान जो है वो हमारे मन को शांत करता है। ध्यान में हम मन के विचारों को शांत करते हैं। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान के अलावा भी ब्रीदिंग पर हमारे पहले भी हमने काफ़ी लंबी बात की है, लेकिन यहाँ बात हम समझें कि हम नेचुरल ब्रीदिंग पर, आनापानसति ध्यान में हम नेचुरल ब्रीदिंग पर, सांसों पर ध्यान लगाते हैं। नेचुरल ब्रीदिंग पर ध्यान लगाने के अलावा डीप ब्रीदिंग भी एंजाइटी में हेल्प करती है। जी। ब्रीदिंग पे बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम, उससे भी हमें हेल्प होता है। तो ब्रीदिंग से एक तो हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है अगर एंजाइटी हो। एंजाइटी का टेम्पररी मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर। टेम्पररी मेजर, अगर कहीं पर आपको एंजाइटी हो रही है तो आप उसमें डीप ब्रीदिंग करें तो आपका ध्यान वहाँ से हटेगा और आप थोड़े नॉर्मल होंगे। और ब्रीदिंग से आप थोड़े ग्राउंडेड भी होते हैं। ग्राउंडिंग, हम धरती से जुड़े हैं, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व स्थूल तत्व है जी। जितने हम स्थूल तत्व से जुड़ते हैं उतनी हमारी ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग मतलब पृथ्वी तत्व या जल तत्व या दोनों को बढ़ाना। तो पानी पीने से हमारे भीतर जल तत्व बढ़ता है, स्थूल तत्व बढ़ता है, तो हमारी एक तरह से ग्राउंडिंग होती है। तो सांसों पर ध्यान जो है वो, उससे हम मन के विचारों के प्रति सजग होते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग जिनको
एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जब सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो अपने विचारों को देखने लगते हैं, तो उनके मन में भाव आता है कि विचार तो मुझे ज़्यादा आ रहे हैं। वास्तव में विचार तो हमेशा आ रहे थे, लेकिन वो विचारों के प्रति वो जागरूक नहीं थे, तो उनकी ज़िंदगी कट रही थी। अब जब उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया तो अब उनको लग रहा है कि ध्यान, अब तो मेरे पास विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर विचार ज़्यादा आते हैं तो बहुत संभावना है कि ये पहले भी आ रहे थे, लेकिन आपने उसको देखा नहीं था। तो एक तो यह कारण हो सकता है, तो इसलिए परेशान नहीं हो। दूसरी बात, अगर विचार ज़्यादा आ रहे हैं तो विचार आने के क्या कारण हैं, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। हमारे पास विचार कहाँ से आते हैं? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। अगर ऐड चल रहा है, अगर आप ऐड देख रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी में बैठ ही जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट वाले इस बात को जानते हैं। न्यूरो मार्केटिंग, आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है, बार बार देखते हैं तो आपका माइंड में वो चीज़ बैठ गया। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी कुछ हमारे माइंड का हिस्सा बन रहा है। तो यह भी एक तरह का आहार है। हम आहार सिर्फ स्थूल भोजन को ही ना समझें, हमारी आंखों से भी आहार होता है, हमारे कानों से भी आहार होता है। तो जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे वो विचारों को प्रभावित करते हैं, वो हमारे विचार बन जाते हैं, हमें बाद में वो याद आता है। तो हमें अपने एक्सपोजर को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे विचार कम हो, तो हमें अपने आहार को, अपनी आँखों से और अपने कानों के आहार को कम करना पड़ेगा। मतलब आपको कम चीज़ें देखनी है, कम चीज़ें सुननी है। हम टेलीविज़न अधिक देखते हैं, हम फेसबुक अधिक देखते हैं, हम व्हाट्सएप अधिक देखते हैं। टेलीविज़न और सोशल मीडिया का अगर हम सोच समझ से उपयोग नहीं करें, तो वो हमारे जीवन में अननेसेसरी विचारों का पॉल्यूशन डालता रहता है। जो भी हम देखते हैं वो आपके दिमाग का हिस्सा बन ही जाता है। भले आप कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें को आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी अगर आप वो देख रहे हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी, और बार बार देखते हुए ऐसा होता है कि आपको वो ठीक लगने लगता है। साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको समझने की ज़रूरत है। और सभी ऐड वाले, सभी टेलीविज़न वाले इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आपको बार बार चीज़ें दिखाई जाना, ताकि आपके भीतर उसका इम्प्रिंट बन गया है, फिर आपका बिहेवियर वैसा होगा और आपकी इकोनॉमीज़ उस तरह से प्रभावित होंगी। हम उन चीज़ों को खरीदेंगे, उन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। अपने आहार पर, अपनी आँखों के आहार पे और अपने सुनने के आहार पर कम करना है, तब जाके विचार कम होंगे। ध्यान से, सांसों पर ध्यान से हमें विचार पता चलने शुरू होंगे। सिर्फ ध्यान से एंजाइटी ठीक नहीं होगी। ध्यान से जब आपको विचार के बारे में पता चल रहा है, फिर आप अपना आहार, अपना देखना और सुनना कम करेंगे, तब जाकर ध्यान से आपको फायदा होगा। ध्यान से आता है ज्ञान। यह ज्ञान कि आप हमेशा अपने इन्वायरमेंट से आहार ग्रहण कर रहे हैं। अपने आहार को लिमिट करना जरूरी है। और ध्यान से हम ग्राउंडेड हो जाते हैं अपने आप में, और इसको कहा गया है स्वस्थ होना, स्वयं में स्थिर होना। अगर हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, वैसे उसमें समय लग सकता है अलग अलग ध्यानियों को, तो हम यह जानते हैं कि विचार हम नहीं हैं। विचार हैं, लेकिन वो विचार के तल पर हैं, वो मन के तल पे हैं। हम तो मन से भी परे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत लोगों को समय लगता है। ध्यान में धैर्य की बहुत आवश्यकता है और चिंतन मनन की भी आवश्यकता है। शरीर को हम देखते हुए जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। हम मन को देखते हुए जानते हैं कि हम मन नहीं हैं। मन के बियॉन्ड हम हैं। तो जब हम मन के बियॉन्ड हैं, विचारों के परे हैं, तो विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। एंजाइटी के समय भी यह समझ, ये जो मेरे विचार हैं वो मुझसे अलग हैं, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तब आपकी एंजाइटी आपको प्रभावित नहीं करती।
एंजाइटी रहती है, लेकिन आप उससे अपने आप को अलग कर पाते हैं। लेकिन हाँ, वो एंजाइटी भी ना रहे, उसके लिए अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी आएंगे, और भी कई सारी बातें हैं। हम जो एंजाइटी के लिए अपने आप पे काम करने वाले हैं, उसमें पहले तो 2 डिवीजन, एनर्जी पर काम करना और मन पर काम करना। उसके हिसाब से 2 अलग अलग तरीके देखें। जो हम ध्यान कर रहे हैं या ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसका प्रभाव हम पर कैसे हो रहा है, विचारों के प्रति सजग हो रहे हैं, तो ये मन के तरीके से आ रहा है। ध्यान का पहला प्रभाव हमारे मन पर होता है। तो मन की विधियां पहले हम देखेंगे और बाद में हम ऊर्जा की विधियां देखेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि पहले हम मन की विधियों पर बात करेंगे, तो उससे पहले आपने बताया ध्यान के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बेली ब्रीदिंग होती है, इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? बेली हम बोलते हैं पेट को, जी और पेट में भी खासकर नाभि से नीचे का हिस्सा। जी तो बेली ब्रीदिंग करने के लिए हमें अपने बाएं हाथ को, और ये बाएं हाथ से मतलब है हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ का हम कम प्रयोग करते हैं। जी अगर कोई लोग लेफ्टी हैं तो उनको अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करना है। वो नाभि पर या नाभि से नीचे उस पर रखते हुए हमें गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपकी जब आप सांस लें तो आपकी बेली यानी कि आपका पेट ये एक्सपैंड होना चाहिए, और ये जितना मैक्सिमम एक्सपैंड हो उतना अच्छा है। तो चलिए आप एक बार बेली ब्रीदिंग करें। अपने बाएं हाथ को अपने पेट पे रखें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए आप इस बात के लिए सजग रहें कि आपकी सांसें जो हैं वो पेट को मूव कर रही है। हाथ रखने का पर्पस है ताकि आपका फोकस पेट पर जाए। जब आप हाथ नहीं भी रखकर नॉर्मल आप सांस लेते हैं, तब भी आपका उसी तरह से पेट एक्सपैंड करना चाहिए। तो बेली ब्रीदिंग से, डीप ब्रीदिंग से, बेली ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग का एक फॉर्म है। डीप ब्रीदिंग में हम ज़्यादा गहरी सांसें ले रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग में हम अपने पूरे लंग को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन बेली ब्रीदिंग ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको हम हारा ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। जब नाभि से 2 अंगुल नीचे हारा पे अगर हमारा फोकस हो, तो हारा एनर्जी का ज़बरदस्त रिजर्वायर है। वहाँ पर वो खजाना है ऊर्जा का, एक ऐसा लॉकर जिसको आपने कई सालों से छुआ नहीं है। हारा के बारे में आपको नहीं भी पता हो तो भी आप अपने पेट से सांसें लें। जिन लोगों को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, और एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, डॉक्टर ने नहीं पहचाना, दूसरों ने नहीं पहचाना, तो भी आपको हो सकता है। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम अक्सर होती है। जिनको भी बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन आयुर्वेद में हम गैस की वजह से बोलते हैं, लेकिन गैस क्यों बन रही है? एसिडिटी से। एसिडिटी है तो एंजाइटी होने की भी बहुत संभावना है। आप बेली ब्रीदिंग का प्रयोग हर घंटे 2 घंटे पर कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ को नाभि पर या नाभि से नीचे रखते हुए गहरी सांसें लें। चाहे तो आंखें बंद कर लें, वैसे आंखें खुली रख के भी की जा सकती है। आंखें बंद करने से ज़्यादा फोकस उस पर होगा। हमें अपना फोकस अपनी सांसों पर, अपनी बेली पर, अपनी हारा पर बढ़ाना है। हारा पे अगर फोकस रखेंगे नाभि से 2 इंच नीचे, तो इससे हमारी ग्राउंडिंग भी होगी। ग्राउंडिंग मतलब पृथ्वी तत्व से जुड़ना। बेली ब्रीदिंग में, डीप ब्रीदिंग में ग्राउंडिंग कंबाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी से जुड़ाव को महसूस करते हैं तो ग्राउंडिंग का भी फायदा मिल जाता है, नहीं करते हैं तो सिर्फ आप सांसों का फायदा ले सकते हैं। बेली ब्रीदिंग के अलावा हमें ग्राउंडिंग के कंसेप्ट को ठीक से समझना चाहिए। हम पृथ्वी के संपर्क में बहुत कम रहते हैं। जितना हमने कंक्रीट के मकान बनाए, ईंटों के मकान बनाए, और हम बस हमेशा ईंटों के मकान, कंक्रीट के मकान के बीच में रहते हैं, तो प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, और वो हमारे भीतर पृथ्वी तत्व की कमी कर देता है। पृथ्वी तत्व और सूर्य तत्व, ये 2 मुख्य तत्व हमारे भीतर हैं। वैसे 5 तत्व हैं
मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। आपको इंटरमिटेंटली बीच बीच में पृथ्वी के पास जाना चाहिए। किसी भी पार्क में जाइए, कहीं नदी किनारे जाइए, कहीं भी जहाँ मिट्टी मिले या जहाँ पानी मिले वहाँ जाना चाहिए। खासकर नंगे पैर थोड़ी देर से ही सही, अपने पैरों से, पैरों के तलवे से मिट्टी को, घास को, नमी को महसूस करें। अगर हो सकता है तो ज़मीन पर लेट जाएं, पार्क में घास पर लेट जाएं। कपड़े गंदे होंगे, बाद में धुल जाएंगे, लेकिन आप पृथ्वी तत्व से जुड़ जाएंगे। पृथ्वी तत्व से जुड़े रहना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए पृथ्वी तत्व से जुड़ना बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप मिट्टी पर, घास पर, चट्टान पर अगर लेटते हैं तो लेटने के बाद हमें पृथ्वी से जुड़ाव को महसूस करना चाहिए। हमें इस बात का स्मरण उस समय रखना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी वेट है, वजन, वो मुख्यतः पृथ्वी तत्व से आता है। जल जो पानी है उससे भी वेट आता है, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से वेट नहीं होता। जो हमारे भीतर वजन है वो पृथ्वी तत्व से होता है। तो जो भी आप अपने वेट को, अपने बॉडी के वेट को फील करते हैं, वो जानिए कि वो पृथ्वी से आया है। तो जब आप ज़मीन पर लेटे हैं, मिट्टी पर, घास पर लेटे हैं, तो अपने वेट को फील करें और इस बात को याद करें कि ये पृथ्वी से आया है। तो पृथ्वी से आए अगर आपको ये शरीर मिला है, मिट्टी का शरीर मिला है, तो उससे जुड़े, उस जुड़ाव को महसूस करें। जो आपका सोर्स है, बॉडी लेवल पे, वेट के लेवल पे जो हमारा सोर्स है, पृथ्वी है, उससे हम जुड़े रहते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। कोई भी चीज़ को उसके सोर्स से अगर हम अलग कर देंगे वो ठीक नहीं रहेगा। जो लोग प्लांटेशन करते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि कोई एक पौधा, एक गमला आप बाकियों से अलग कर दीजिए, उसमें वो जान नहीं रहेगी जो बाकियों में रहेगी। जो जिससे बना है, जिससे आया है, उसके साथ रहे तभी उसमें जान होती है। पृथ्वी तत्व से आप जब जुड़े हैं, जुड़ाव को महसूस करें, पृथ्वी को फील करें, पृथ्वी को धन्यवाद दें। और ये जो जुड़ाव का एहसास है, इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आएं। कहने का मतलब, जब भी आप लेटते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं या योगा करने के लिए अपने मैट पर लेटते हैं, तो उस समय उस जुड़ाव को याद करें जब आप मिट्टी पर लेटे थे और पृथ्वी से जुड़ाव को फील कर रहे थे। ये जुड़ाव जब हम फील करेंगे तो घर में रहते हुए भी हम उस पृथ्वी तत्व के कनेक्शन को ले पाएंगे, हमारी ग्राउंडिंग हो सकती है। और इंटरमिटेंटली हम फिर से जाएं मिट्टी में, पानी में, घास में, नेचर में, ग्रीनरी में, और फिर से प्रकृति के साथ हो जाएं। जितने फ्रिक्वेंटली जाएंगे उतना ईजिली आप याद कर सकते हैं। और घर में भी आप जितना फ्रिक्वेंटली आप याद करेंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, एंजाइटी से दूर रहेगा। एंजाइटी आ रहा है मन में, इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, लेकिन इस शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो एंजाइटी हो ही जाएगी। अगर शरीर में पृथ्वी तत्व ठीक रहेगा तो आपका ये मन ठीक रहेगा। इस मन में घबराहट नहीं हो सकती। पृथ्वी तत्व को वैल्यू करें, पृथ्वी तत्व से जुड़े रहें, अपनी ग्राउंडिंग बार बार करते रहें। इससे आप अपनी एंजाइटी को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात बेली ब्रीदिंग की और ग्राउंडिंग की। अब आपसे जानना चाहूँगी, जो मैंने आपसे काफ़ी देर पहले सवाल पूछा था कि एनर्जी पॉइंट्स के द्वारा हम एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्यूप्रेशर में एक्सपर्ट हैं और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एनर्जी पॉइंट पे आने से पहले मैं फिर एक और टॉपिक में उठाना चाहूँगा जी। हम अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना। ये एंजाइटी का कारण हमारे मन में हमारे सोचने का कोई पैटर्न होता है। जी। थॉट सिंगल विचार और बिलीफ उनका सिस्टम, विचारों का समूह। हमारी कोई विचार धारणा, हमने कुछ मान लिया है कि लाइफ ऐसा है। जैसे बहुत लोगों ने माना हुआ है कि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है, जी।
ये एक बिलीफ है जो अध्यात्म की समझ के अनुसार, जीवन की समझ के अनुसार नहीं है। लेकिन चूंकि अगर आप इसे मानते हैं तो आपका मन फिर उसी तरह से सोचेगा और आपको चीज़ें उसी तरह से दिखाई देंगी। हमें वो नहीं दिखाई देता जो होता है, हमें वो दिखाई देता है जो हमारे माइंड में फीडेड है। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें वो नहीं दिखाई देता जो है, हमें वो दिखाई देता है जो यहाँ पर हमारे माइंड में प्रोग्राम्ड है। इसको हम मुहावरे में ऐसा कहते हैं कि हमें वही दिखता है जैसा हमारा चश्मा हो। अगर चश्मे पे धूल लगा हो तो हमें दुनिया गंदी ही दिखाई देगी। हो सकता है धूल दुनिया में नहीं हो, धूल आपके चश्मे पर हो सकता है दुनिया बुरी नहीं हो, आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि आपके उसके कारण आपको वैसा लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बिलीफ सिस्टम पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे पॉन्डर करना। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बुक है दी वर्क बाय बैरन कैटी। बहुत रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर हैं वो। हम बहुत सारी धारणाओं को लेकर जो जी रहे हैं, हमें जीवन में चिंतन मनन भी करना चाहिए। जिन विचारों से, जिन बातों से आपको परेशानी होती है, एंजाइटी उठती है, उसको थोड़ा लिखें। कौन सी बात आपको परेशान करती है? दी वर्क में ऐसा बताया जाता है, उसको पूछें क्या ये सच है, हाँ या ना। जैसे किसी को भूत से अगर डर लगता है, क्या भूत होते हैं, हाँ या ना। अगर होते हैं तो क्या इसमें आप कुछ कर सकते हैं उनके होने या नहीं होने पर? जो हम हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं उसमें भी हम और करते हैं, क्या ये पूरी तरह से बात सच है या मैंने ऐसा सुना है या मैंने जाना है। सुनना, मानना और जानना, ये 3 अलग अलग लेवल है। जितनी बातें हमने सुनी हुई हैं, क्या सारी बातें सच होती हैं? नहीं होती। जितनी बातें हमने मानी हुई हैं, क्या वो सारी बातें सच होती हैं? नहीं होती। जो आपका अनुभव है उस पर अधिक महत्व दें। और जो अनुभव भी है वो अनुभव भी लिमिटेड हो सकता है। बहुत लोगों को लगेगा ये बात मैं कैसी बातें कह रहा हूं, हमारा अनुभव लिमिटेड हो सकता है। हाँ, हमने वो हाथी वाली कहानी सुनी है। 5 अंधे हाथी को टटोल रहे हैं और वो बता रहे हैं हाथी कैसा है। हर एक व्यक्ति तो सच ही बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है क्या? अगर वो हाथी की पीठ को छू रहा है तो बोल रहा है हाथी तो दीवार जैसा है। कोई हाथी की पूंछ को छू रहा है तो बोलता है कि ये तो रस्सी जैसा है। कोई हाथी के पैर को छू रहा है, बोलता है हाथी तो खंभे जैसा है। सच सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड है। तो जो बात हम मान रहे हैं, हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, क्या ये पूरी तरह से बात सच है या मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है। हम अपने विचार, बिलीफ सिस्टम को, अपनी विचारधारा को ग्रांटेड लेते हैं, ये बात तो सच ही है, ये तो मेरा अनुभव है। आपका अनुभव भी लिमिटेड हो सकता है। अनुभव लिमिटेड का एक एग्जांपल मैं और देता हूं। आप 3 बर्तन लें, एक बर्तन में गर्म पानी हो, एक बर्तन में बर्फ वाला पानी हो। आप एक हाथ अपने गर्म पानी में डालें और दूसरा हाथ बर्फ वाले ठंडे पानी में डालें। 2-2 मिनट के लिए रखें। उसके बाद तीसरा बर्तन जिसमें नॉर्मल वाटर है उसमें अपना दोनों हाथ डाल दें। क्या दोनों हाथ को पानी एक जैसा लगेगा? नहीं लगेगा। जो गर्म पानी से हाथ आया है उसको पानी ठंडा लगेगा, और जो बर्फ वाले पानी से हाथ आया है उसको पानी गर्म लगेगा। और पानी क्या है? ना ठंडा है ना गर्म है, वो तो न्यूट्रल टेम्परेचर वाला है। कहने का मतलब, हम जो जीवन में अनुभव लेते हैं वो अनुभव हमारे पास्ट के रेफरेंस में होता है, वो सच नहीं होता है। तो अपने बिलीफ पर क्वेश्चन करना जरूरी है। जिन बातों से आपको एंजाइटी होती है, पूछिए क्या ये सच है, हाँ या ना। जब आप लिखें हाँ या ना, तो क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं ये हाँ है, या पूरी तरह से श्योर है ये नहीं है? और इस चिंतन करने में आप अपने जीवन में मैच्योर फ्रेंड्स का सहारा ले सकते हैं। देखिए, सोसाइटी में हमेशा हमें नॉलेजेबल लोग ढूंढने चाहिए
जिंदगी सिर्फ काटने के लिए नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो लोग आपसे आगे बढ़े हुए हैं या रिलेटिवली जो आपको लगता है कि हाँ नॉलेजेबल हैं, उनसे दोस्ती बना कर रखिए, उनके साथ रहिए, उनसे बात करते हुए, उनसे डिस्कस करते हुए आपके सामने नए नए पहलू खुलेंगे। नॉलेज इज पावर, नॉलेज को बढ़ाइए और लगातार बढ़ाइए। नॉलेज को लगातार बढ़ाया जा सकता है। जिन बातों से मुझे परेशानी होती है उनको लिखकर उनसे चिंतन करें, क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, क्या ये पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से सच नहीं है। परसेंटेज भी आप दे सकते हैं। फिर क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? जैसे अगर आप दिल्ली के पॉल्यूशन से आप परेशान हो, अगर तो क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं? अगर आपके कंट्रोल से वो बाहर है तो फिर आपके एंजाइटी रखने से क्या बदलाव आने वाला है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर उस चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। एक्शन स्टेप उठाने से एंजाइटी ठीक होती है। जब हम जहां पर कुछ कर सकते हैं और कुछ करें तो फिर हम उससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ विचारों में उलझे रहेंगे तो हम बस उससे हमारी ज़िंदगी खराब होती है, हमारा पेट खराब होता है, हमारा काम प्रभावित होता है। एंजाइटी से हमारा पेट खराब होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सारी बीमारियां तो पेट से शुरू होती हैं। पेट की बीमारियों से, पेट की बीमारी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? एक बड़ा फैक्टर है एंजाइटी। एंजाइटी को आप मैनेज कर लीजिए, पेट तो ठीक रहेगा। कुछ भी खा पी लेंगे, मस्त रहेंगे। वैसे हम यहाँ पर आपको राइट फूड्स के बारे में भी बताएंगे। एनर्जी पॉइंट्स के बाद हमारा लास्ट सेक्शन फूड वाला सेक्शन होता है। अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना सीखें, क्वेश्चन करें। और इस क्वेश्चनिंग में आप मैच्योर फ्रेंड्स का साथ ले सकते हैं। चिंतन, जीवन में ध्यान महत्वपूर्ण है, जीवन में चिंतन महत्वपूर्ण है। और जब अगर आपको बात समझ, चिंतन करने के बाद जो आपके पास कंक्लूजन निकलता है, अगर आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरे भीतर ही कहीं पर कमियां हैं, बहुत बार आपको लगेगा दुनिया में धूल नहीं है, मेरे चश्मे पर धूल है, आपको बात समझ में आएगी। और जब बात समझ में आए तो आप उसको न्यूट्रल करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए अफर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो एनर्जी पॉइंट्स को दबाते हुए, मसाज करते हुए हम साथ में अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अफर्मेशंस पे डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए। अफर्मेशंस इफेक्टिव तब होंगे जब हम चिंतन मनन करेंगे। दुनिया में बहुत लोग अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ठीक से समझे बिना अगर अफर्मेशंस कर रहे हैं फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आते। फिर बहुत लोग बोलते हैं मैं तो ये सब बहुत किया। आपने किया, कितना समझ कर किया? अफर्मेशन से पहले जरूरी है चिंतन मनन, क्वेश्चन करना अपने बिलीफ पर। जो मैं जानती हूँ, जो मैं मानती हूँ, क्या वो मेरा अनुभव है या मेरी सुनी हुई बातें हैं? क्या वो सच है या नहीं है? सच है तो कितना सच है? क्या वो पूरी तरह से सच है या कभी वो सच होता है, कभी वो सच नहीं होता है? चिंतन मनन से हमें हेल्प होगा। तो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें चिंतन मनन करना है, और उसके बाद जब हम अफर्मेशंस करते हैं तो ये हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। टेम्पररी मेजर एंड परमानेंट मेजर। जी। अगर जब हमें टेम्पररी मेजर के हिसाब से सोचना है कि अभी तो मुझे स्टेज पे जाकर बोलना है और तब मेरे भीतर एंजाइटी हो रही, तब क्या करें? तब तो बेली ब्रीदिंग करें ताकि आप उसको अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड कर सकें, थोड़ी न्यूट्रल हो सके और आप उसको हैंडल कर लें। लॉन्ग टर्म मेजर है बिलीफ पर काम करना। सिर्फ बेली ब्रीदिंग से आप टेम्परली अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है फिर तो माइंड पर ही काम करना पड़ेगा। अपने बिलीफ पर क्वेश्चन करते हुए जी। जो आपको लगे कि हाँ मेरे भीतर तो ये सोचने का तरीका मेरा गड़बड़ है, तो फिर हम उसको अफर्मेशन से फिर ठीक कर सकते हैं। अफर्मेशंस के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। NLP है, न्यू लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, EFT है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, हिप्नोथेरेपी है, लेकिन अफर्मेशन सबसे ईजी वे है काम करने के। तो डॉक्टर साहब, इसका अगला लेवल क्या रहेगा इसको क्योर करने का?
परमानेंट लॉन्ग टर्म मेजर, परमानेंट मेजर में हम अपने बिलीफ पर काम करें, जी। क्वेश्चन करें, चिंतन मन करें, जर्नल लिखें। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में हम जा सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारे हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पेरिकार्डियम 6। पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चौड़ाई से सेंटर में है और रिस्ट क्रीज से 3 अंगुल के डिफरेंस पे। ये दोनों हाथ में होता है, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक भी होता है। महिलाओं के लिए दाहिने हाथ में ज़्यादा यूजफुल है और पुरुषों के लिए लेफ्ट हैंड में ये ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन दोनों हाथ में भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम जब दबाएंगे छोड़ेंगे, मसाज करना है, टोन दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, और इसे धीरे धीरे करें। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना अच्छा है। 3 सेकंड से 5 सेकंड का एक दबाना है, फिर उतना ही देर का गैप है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। ऐसा लगभग 20 बार करना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 बार तो हम जरूर करें। तो जब हम PC6 पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम दबाते हैं, मसाज करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में इन एनर्जी जो कि पृथ्वी से आती है वो बढ़ने लगती है। इन एनर्जी बढ़ने से हमारी ग्राउंडिंग, यह भी एक तरह से ग्राउंडिंग करता है, हम नॉर्मल न्यूट्रल होने लगते हैं। तो इन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ साथ हम अफर्मेशंस कर सकते हैं। अफर्मेशंस क्या होंगे? इन जनरल अफर्मेशन तो हो जाएगा रिलैक्सेशन का। एंजाइटी का एंटीडोट, टेम्पररी एंटीडोट है रिलैक्सेशन। मैं शांत रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें बिल्ली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग भी कंबाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चिंतन मनन किया है और आपको समझ में आया है कि मुझे अपने कौन से बिलीफ चेंज करने हैं, फिर हम वैसा अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर ये है कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो उस समय आपको अफर्मेशन करना है कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऐसा अफर्मेशन आप हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अपनी दूसरी लोकल लैंग्वेज में, अगर आपके कोई और जो मदर टंग है, बहुत जगह पे हम अपनी भाषा का बोलते हैं तो उसमें भी हम बोलकर कर सकते हैं। तो इन PC6 ये सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके अलावा भी और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, व्यूअर्स को फ़ायदा मिले? अब इससे ज़्यादा PC6 तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। जी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें PC6 से ही मिलेगा। लेकिन हाँ, PC6 पर अगर हम साथ साथ काम कर रहे हो तो अब और कौन से पॉइंट पे काम करें, तो हमारे पेट पर नाभि से 6 अंगुल के ऊपर पे पॉइंट होता है रेन 12, CV12 भी इसको बोलते हैं। अपनी नाभि से नापें 6 अंगुल का डिस्टेंस और इस रेन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम 5 उंगलियों जोड़कर अपने ऊपर रखें। रेन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम मसाज, अगर खाली पेट है तो मसाज करें, अगर हमने कुछ खाया है पिछले 2-3 घंटे के अंदर तो हम फिर वहाँ पे मसाज ना करें, सिर्फ अपना 5 फिंगर वहाँ पे रखकर हम वैसे ही जो हमने अफर्मेशन, नॉर्मल अफर्मेशन हम करते हैं, मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जिस भी बात से या घटना से आपको एंजाइटी आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको बोलना कि मैं ये कर सकता हूँ। अफर्मेशन, कुछ अफर्मेशन टेम्पररी होते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो अगर हमारे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है तो आपको वैसा अपने आप को वैसा ट्रेन करना पड़ेगा। चाहे आप उसके लिए कोई क्लासेस लगाएं या आप ग्रामर सीखें या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। अफर्मेशन से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। अफर्मेशन के साथ साथ आपको अपने लर्निंग पर, अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। तो रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट, नाभि से 6 अंगुल ऊपर, इसको इस पर हाथ रखते हुए हम इसका मसाज करें। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, ये हमारे जो चेस्ट पे जो बोन है उसके जस्ट नीचे आता है। तो इस रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम छू कर भी अगर हम रखते हैं तो भी वहाँ की एनर्जी बढ़ती है। ध्यान से जब हम बाहर आ रहे हो तब भी हम उसको रेन 12 पर हाथ रख सकते हैं। रेन 12 जो है वो स्टमक का एनर्जी, मास्टर एनर्जी पॉइंट है, स्टमक का फ्रंट सू एनर्जी पॉइंट है। रेन 12 पर हमारा अटेंशन हो या रेन 12 पे हमारा हाथ हो, दोनों ढंग से ही
वहाँ की एनर्जी बढ़ने लगती है और हमारी एंजाइटी जो है वो ठीक होती है। एंजाइटी का कारण एनर्जी मेडिसिन में स्टमक का स्प्लीन पैंक्रियाज का वीकनेस है, वहाँ पे ऊर्जा की कमी है। अगर उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो एंजाइटी नहीं हो सकती। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, रेन12 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत आसान है। अनुलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इड़ा नॉस्ट्रिल और विलोम राइट नॉस्ट्रिल, पिंगला इड़ा पिंगला 2 नाड़ी है, तो लेफ्ट ब्रीदिंग से हम उस अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं कि बाएं तरफ से सांस लें और दाहिनी तरफ से छोड़ें। कम से कम 5 से 10 राउंड भी अगर आप करते हैं दिन में 2 बार तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो लोग करते हैं वो पूछते हैं इसको कितना देर करना है, कितनी देर करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका महत्व है फ्रीक्वेंसी का। दिन में अगर आप 2 बार करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार में अगर 5 बार भी कर लेते हैं तो आपकी दोनों तरफ की जो श्वास है, इड़ा पिंगला है, वो संतुलित हो जाएगी। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो कूलनेस लाती है, जो राइट नॉस्ट्रिल है वो वार्मथ लाती है। तो एंजाइटी में हमें कूलनेस चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ ही हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम बाएं तरफ से सांस लेते हैं और दाहिनी तरफ से सांस छोड़ते हैं। मुख्य बात इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स का लेने का है कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, जो कि इड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, जब हम उससे सांस लेंगे तो हमारे भीतर वो कूलनेस लाता है। स्वर योग का सत्र अगर आपने देखा होगा, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें तो कूलनेस आएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दाहिने करवट लेट सकते हैं। दाहिने करवट लेटने से हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, तो वह भी हमारी एंजाइटी को टेम्परेरीली ठीक करता है, हेल्प करता है। परमानेंट क्योर तो बिलीफ सिस्टम पर काम करने में है, अफर्मेशन में है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो आज का जो मेन कंसर्न है एंजाइटी, इसके क्योर के बारे में बहुत जानकारी हमको दी। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है आज के टाइम पर, क्योंकि अभी जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है, हम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे। तो ऐसे में हमें क्या आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारी जो एंजाइटी है वो भी कंट्रोल में रहे और हम स्वस्थ भी रहें? भगवद गीता में आता है, युक्त आहार विहारेषु जी। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो दुख हरति दुखः। युक्त आहार होना चाहिए। अब युक्त का क्या डिफिनीशन है? वैसे तो इसका जो मुख्य डिफिनीशन है वो योग से जुड़ा हुआ है। योग से आता है युक्त, जो आपको योग की तरफ ले जाए, जो आपको यूनियन की तरफ, यूनियन विद हायर कॉन्शियसनेस, यूनियन विद सेल्फ की ओर ले जाए। लेकिन हम प्रैक्टिकल लेवल पे हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें कि एंजाइटी में पृथ्वी तत्व की कमी हो रही है, तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। पृथ्वी तत्व किस में रहेगा? फल और सब्जियां में अनाज से अधिक पृथ्वी तत्व है। जब हम किसी को आग पर चढ़ाते हैं तो पकाने में अग्नि का प्रयोग होता है, तो उसमें अग्नि तत्व जुड़ जाता है। हमें वो भोजन चाहिए जिसमें अग्नि तत्व कम हो और पृथ्वी तत्व अलग अलग हो, यानी कि जो रॉ है, जो कच्चा है, उसमें अधिक पृथ्वी तत्व है। जो पेड़ से डायरेक्ट आ रहा है, जिसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई, कोई भी प्रोसेसिंग हुई अगर कोई भी मशीन में हुई है तो उसमें पृथ्वी तत्व कम होगा। बिस्किट है, ब्रेड है, तो उसमें पृथ्वी तत्व कम होगा। जो पौधे से डायरेक्ट आया है, फल है, सब्जियां हैं, उसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा। हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, यानी कि कच्चा अधिक खाना है और फल और सब्जियों को अधिक खाना है। सब्जियों में भी जो सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं उसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा। ये बात हम समझेंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर है, जैसे जैसे आलू, पोटैटो, ये एक एग्जाम्पल है जो मिट्टी के अंदर होता है। गाजर, मूली, ये मिट्टी के अंदर होता है। तो जो मिट्टी से आया है उसमें ऑब्वियस है कि उसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा। हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है और अग्नि तत्व को कम करना है। तो हमें अपने भोजन में कच्चे का, फल का, सब्जियों का, और सब्जियों में भी जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें फलों का प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या हम फल और सब्जियों के जूस कंज्यूम कर सकते हैं? उसमें पृथ्वी तत्व कितना रहेगा? जी, पृथ्वी तत्व के साथ साथ ना हमें कन्वीनियंस भी देखना होता है। जी। बहुत लोगों के लिए समय अधिक लगता है, तो इस कारण से वो कंज्यूम नहीं करते। तो अगर जूस पी लेते हैं तो कम से कम चलो आपके शरीर में जा तो रहा है। बिल्कुल। तो जूस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जूस को भी लेने से हमारे भीतर पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। हाँ, आइडियल है कि हम डायरेक्ट लें। बहुत सारे नेचुरोपैथ वाले एक्टिविस्ट ये बोलते हैं जूस लेने में क्या एनर्जी मिलेगी, डायरेक्ट खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा रिजनेबल भी सोचना चाहिए कि अगर नहीं खा सकते अपने दांतों से चबाकर फल को, तो इसके कारण से आप ले ही ना, तो वो तो ज़्यादा गड़बड़ है। तो इसलिए अच्छा है कि आप जूस तो ले लें एटलीस्ट। लेकिन हाँ, जो टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जिनके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, जो हमेशा भाग दौड़ में नहीं रहते हैं, अगर जूस के रेस्पेक्ट में अगर फल को चबाकर खाएंगे तो आप ज़्यादा पृथ्वी तत्व को अब्जॉर्व करेंगे। देखिए, जूस में जल तत्व है, लिक्विड है वो। फल तत्व में पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वेट है। जहाँ भी वजन है वहाँ पर पृथ्वी तत्व है, और जहाँ लिक्विडिटी है तो वो जल तत्व है। जूस से जल तत्व बढ़ रहा है, फल खाने से, चबाने से पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। जिसको भी चबाना पड़े उसमें पृथ्वी तत्व की संभावना अधिक है, बशर्ते वो आग पे नहीं चढ़ा हो। आग पे चढ़ा है, फिर उसमें अग्नि तत्व आ गया, फिर वो पित्त को बढ़ाएगा। हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। वैसे वो कफ के अंदर आता है, लेकिन हम यहाँ पर कफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पृथ्वी तत्व की बात कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व और जो भोजन है और जो पीने का पानी है, उनको हम चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए, वाटर को चार्ज करके लेना एक बहुत अच्छा तरीका है। जो भी भोजन या जो भी हम पानी पीते हैं, पहले हम 1 मिनट के लिए उसको चार्ज किया करें। कैसे चार्ज कर सकते हैं? जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने इस पर बहुत काम किया। इस पर कई सारी रिसर्च अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। पानी इमोशन को जमा कर लेता है। तो अगर आप पानी को 1 मिनट समय देते हुए, सिर्फ 1 मिनट, कोई बहुत आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, तो भी आप उस समय 1 मिनट रुक सकते हैं। पानी को आप धन्यवाद दें, थैंक यू वाटर, एडवांस में धन्यवाद प्यास बुझाने के लिए। फिर उसको हम डिवाइन की भावना के साथ देखें। देखिए, मूल रूप से तो सब कुछ ब्रह्म है। हमने भारत में सीखा है कण कण में भगवान है, तो क्या इसके अंदर भगवान की ऊर्जा, भगवान का तत्व नहीं है? बिल्कुल है। हर एक भोजन में है, हर एक पानी में है। लेकिन जब हम उसको पहचानते हैं, बोलते हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो हम उसकी दिव्यता को रिकॉग्नाइज करें। यू आर ए डिवाइन वाटर, इतना भी काफ़ी है। और अगर आप एनर्जी हीलिंग को आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, अगर आपने मेडिटेशन में हमारे ऊपर ऊर्जा उतरती है, अगर ये कंसेप्ट आपने समझा हुआ है, तो आप इसके अंदर ऊर्जा बरस रही है, दिव्य ऊर्जा बरस रही है, ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। तो जब हम वो भाव करेंगे, वो विजुलाइज करेंगे, तो ये पानी दिव्य हो जाएगा। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी समय भी नहीं हो, आधे मिनट के लिए आप प्रार्थना करके, धन्यवाद देकर, एनर्जी विजुलाइज करके फिर उस पानी को पिएंगे, तो ये पानी आपको एंजाइटी से फ्री कर देगा, आपके भीतर दिव्यता को बढ़ा देगा। तो हमें पानी को चार्ज करके लेना चाहिए। अपने भोजन को भी हम चार्ज करके ले सकते हैं। भोजन और पानी में पानी को चार्ज करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाटर जल्दी प्रोग्राम होता है इमोशन से। अपने भोजन और पानी को प्रार्थना के साथ चार्ज करके हुए लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एंजाइटी को खत्म करने के लगभग सभी तरीके बता दिए। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड यानी शुक्रवार को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के जो जीवन में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में आपने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।